जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इनसाइट एकेडमी द्वारा आज से आपका मध्य प्रदेश का जो व्यापम के एग्ज़ाम है, जिसमें मुख्यतः पटवारी का जो एग्ज़ाम आने वाला है वो, और इसके अलावा अन्य जो एग्ज़ाम हैं, और साथ ही साथ MPPSC प्री, इन सभी एग्ज़ाम्स को फोकस्ड रखते हुए, इन सभी एग्ज़ामों को केंद्र में रखते हुए इनसाइट एकेडमी द्वारा आज से आपका MCQ की क्लासेस चालू की जा रही हैं। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की क्लासेस चालू हो रही हैं, जिसमें जो हम MCQ कवर करने वाले हैं वो आपका लूसेंट की जो पुस्तक आपकी आती है MCQ वाली, ठीक है, उसके पूरे यहाँ पे हम MCQ कवर करने वाले हैं। अभी जो हम चालू कर रहे हैं वो रहेगा आपका हिस्ट्री से। ठीक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री के MCQ पढ़ेंगे, उसके बाद आगे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इनसाइट एकेडमी में आपका मध्य प्रदेश की जो हिस्ट्री है, मध्य प्रदेश की पॉलिटी है, मध्य प्रदेश की जियोग्राफी है, इससे संबंधित वीडियोज सभी अपलोडेड हैं पहले से, वो भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ इनसाइट एकेडमी में मध्य प्रदेश के MPPSC के एग्जाम का जो फोर्थ पेपर होता है, फोर्थ पेपर किस चीज़ का होता है? आपका इथिक्स का। इथिक्स के पेपर से संबंधित भी क्लासेस चल रही हैं, जिसमें अभी दर्शन शास्त्र में जो दार्शनिक होते हैं उनको पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो अभी नई क्लास चालू हो रही है हमारी, जिसमें हम MCQ कवर करने वाले हैं, वो कवर कर रहे हैं आपकी इस चीज़ की फोकस्ड होकर के व्यापम के एग्जाम के लिए और MPPSC प्री के एग्जाम के लिए। तो चालू करते हैं अपनी क्लास को, साथ बने रहिए आप सभी। इसमें जो पहला प्रश्न आता है आपका वो है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कालखंड क्या है? देखो, हड़प्पा सभ्यता का काल क्या है, सबसे बड़ा प्रश्न इसमें ये उठता है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वाकई में अभी तक एग्जैक्ट डेट क्या होगी ये नहीं पता चल पाई है, पर कालखंड के गणना की जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त विधियां हैं, ठीक है, जिसमें आपका कार्बन 14 डेटिंग आती है। ठीक है, कार्बन 14 डेटिंग, उसके आधार पर अभी तक जो बताया गया है वो क्या है? आपका 2500 से 1750 ईसा पूर्व का कालखंड माना जाता है उसका। 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व की बात की जा रही है। ठीक है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है, तो वो कालखंड माना गया है। दूसरा प्रश्न है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? यहां बात की जा रही है समकालीन नहीं थी। समकालीन मतलब उसी कालखंड में इनमें से कौन कौन सी सभ्यताएं पनपी हैं। ठीक है, तो मिस्र की सभ्यता, वो मिस्र जिसको आज की तारीख में हम क्या बोलते हैं? इजिप्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा चीन की सभ्यता, इसके अलावा मेसोपोटामियन सभ्यता, ठीक है, जिसको हम आज की तारीख में क्या बोलते हैं? ईरान आदि का जो भाग है वो वाला एरिया। यहां की तीनों की सभ्यताएं क्या थी? आपके सिंधुकालीन सभ्यता के समकालीन थी। जबकि हमारा उत्तर क्या है? ग्रीक है, ग्रीक की सभ्यता। ग्रीक की सभ्यता सिंधुकालीन सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता कहां तक विस्तृत थी? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अगर हम सामान्य भाषा में बोलें तो कहां था? पंचनद के उसमें एरिया में था। पंचनद मतलब 5 नदियों का क्षेत्र। 5 नदियां कौन कौन सी आपकी? सिंधु और उसकी सहायक नदियां, झेलम, रावी, चेनाब, व्यास, सतलज। ठीक है, इन सभी नदियों के भूभाग में वो विस्तृत था। पर अगर आप क्षेत्र के हिसाब से बात करेंगे तो क्षेत्र में क्या जाएगा आपका? तो भारत में पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे दक्षिणी भाग है, दक्षिणी वो है साइट है, वो आपके महाराष्ट्र में है, दाइमाबाद। ठीक है, इसके अलावा उसका जो सबसे पश्चिमी एक तरीके से पश्चिमी जो वो है साइट है, वो आपके कहाँ है? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान कहाँ है? आपके पाकिस्तान में। इसके अलावा जो पूर्वी साइट है वो कहाँ है? आपके उत्तर प्रदेश में, मेरठ के पास। और जो सबसे पश्चिमी जो सबसे उत्तरी वो है साइट है, वो कहाँ है? आपके जम्मू कश्मीर में। ठीक है, इसके अलावा पंजाब, गुजरात और राजस्थान और हरियाणा में भी ये सब फैले हुए हैं। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहां से मिले हैं? देखो, घोड़े का जो सर्वाधिक प्रयोग हुआ है वो आपके वैदिक काल में से चालू हुआ है, पर घोड़े के साक्ष्य पहले भी सिंधु घाटी सभ्यता से मिले हुए हैं, और वो हमको कहां से मिले हैं? सुरकोटदा से मिले हैं। अच्छे से याद रखिएगा, किस सिंधु घाटी सभ्यता की किस साइड से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है?
काली बंगा, काली मतलब क्या होता है काला, बंगा मतलब क्या होता है बैंगल्स, जो हाथों में पहने जाते हैं महिलाओं द्वारा, ठीक है, उसी के आधार पर इसको नाम दिया गया है। तो जो काली बंगा साइट है कहां पर है, तो वो आपके कहां है, राजस्थान में। इसके अलावा है आपका कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में किया जाता था। मतलब हड़प्पा काल में जो मोहरें बनाई जाती थी, मोहर मतलब सील्स, जो सील्स बनाई जाती थी, मुद्राएं बनाई जाती थी, वो किस चीज की बनाई जाती थी, ठीक है। तो एक धातु होती है, क्या होती हो, स्टेटाइट, ठीक है, क्या होती है, स्टेटाइट, उस चीज की क्या है, बनाई जाती थी। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 7वां कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। तो यहाँ पे जो प्रश्न आता है आपका कि युग दिए हुए हैं आपके, कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। तो देखो जो नवपाषाण, आपका पूरा पाषाण युग में जाओगे, देखो सब इतिहास का जब आप डिवीजन देखोगे तो सबसे पहले क्या आता है, प्रागैतिहासिक काल आता है। प्रागैतिहासिक काल को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है किसमें, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल में, ठीक है। तो ये पाषाण मतलब क्या होता है, पत्थर, वो टाइम पीरियड जब किसका प्रयोग किया जा रहा था, पत्थर का प्रयोग किया जा रहा था मुख्य रूप से औजार के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, कांसे का प्रयोग चालू होता है। और कांसे का प्रयोग किस में किया जाता था, आपके सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो गई आपकी, कांस्य युगीन सभ्यता हो गई। और यहां पे दिया हुआ है लौह युग, तो ये लौह युग मतलब कांसे के बाद लौह का प्रयोग किया गया औजार के रूप में। और ये कब किया गया, आपके वैदिक काल और उसके बाद के कालखंडों में, ठीक है। तो वैदिक कालीन सभ्यता आपकी कैसी है, लौह युगीन सभ्यता है। आपकी सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है। और उसके पहले की सभ्यताएं सभी कैसी हैं, पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं, जिसमें आपका पूरा भीमबेट कहा जाता है, आदमगढ़ आ जाता है, ठीक है। मैं और यहाँ से आपकी जितनी भी साइट्स हैं उस समय की, वो सभी। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। नहीं, इनमें से उनका ऑप्शन सही क्या है आपका, व्यापार। उनका मुख्य काम क्या था, व्यापार करना। बड़े बड़े व्यापारिक केंद्र मिले हैं उस समय के, बड़े बड़े बंदरगाह मिले हैं उस समय के, ठीक है। जबकि इसके बाद आपकी आती वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता का जो मुख्य वो था एक तरीके से व्यवसाय लोगों का वहां पे, तो क्या था, कृषि और पशुपालन। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे, किस प्रकार के थे। तो वो किस प्रकार के थे, सभी शहरी लोग थे। हम देखते हैं हड़प्पा के बड़े बड़े सिंधु घाटी सभ्यता के बड़े बड़े नगर, जिसमें आपका हड़प्पा शहर आता है, मोहनजोदड़ो शहर आता है, कालीबंगा शहर आता है, लोथल शहर आता है, ठीक है। इसके बाद है आपका अच्छा यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है यायावर या खाना बदोश। खाना बदोश या यायावर मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो कहीं एक जगह टिक के नहीं रहते हैं, सदैव चलायमान रहते हैं। जैसे अपने यहाँ पे एक बंजारा जनजाति होती है आज की तारीख में, ये खाना बदोश लोग हैं। एक फिक्स टाइम पीरियड में क्या है, साल भर 6 महीने में अपना स्थान बदलते रहते हैं ये। फिर सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, मतलब किस चीज से घरों का निर्माण किया जाता है। जैसे आज की तारीख में हम किससे निर्माण करते हैं, पत्थर से करते हैं, ईंट से करते हैं। तो उस समय भी किससे किया जाता था, ईंट से निर्माण किया जाता था। और ये ईंटें कैसी होती थी, जो आज की तारीख में प्रयोग की जाती थी, पक्की ईंटें, मतलब जला करके ईंटों को फिर उसमें प्रयोग किया जाता था। जबकि इसी टाइम पीरियड में मेसोपोटामिया में जो शहर बन रहे थे, आपके इजिप्ट में जो शहर बन रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता कालखंड में ही, वहां पे जो ईंटों का प्रयोग हो रहा था वो कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा था। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जा रहा था। कच्ची ईंटों का मतलब कि ईंटें बनाई और उनको पकाया नहीं गया, जलाया नहीं गया उनको, और प्रयोग कर लिया गया। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में एडवांसनेस थी, आधुनिकता थी, ठीक है। इसके बाद है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा उत्पादन में किस चीज के आगे थे वो, कपास के उत्पादन में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को क्या कहा जाता है, कपास का जनककर्ता कहा जाता है एक तरीके से, ठीक है, जन्मदाता कहा जाता है इसको। इस चीज के व्यापार को क्या बोलते थे, सिंडोन बोलते थे। अच्छे से याद रखिएगा इन शब्दों को, ठीक है, क्या बोलते थे, सिंडोन, ठीक है, सिंडोन बोला जाता था। इसके बाद है निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। बहुत अच्छे से जानते हैं आप, ठीक है। कौन खोज करता था उसका, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी द्वारा खोज की गई थी पहले स्थल की।
इसके बाद है सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह क्या था। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह क्या था। तो जो सबसे ज़्यादा जो फेमस बंदरगाह है वो क्या है आपका, लोथल। सबसे ज़्यादा जो फेमस बंदरगाह है वो क्या है आपका, लोथल। इसके बाद है पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई है, मतलब उस समय के जो रहवासी थे उनको जो मापन होता है, जो तौल होता है, ठीक है, उससे संबंधित पूरा ज्ञान था। और ये चीज, ये वाला जो बात है, ये जो चीज़ है सिद्ध होती है किस चीज़ से, तो कहाँ से सिद्ध होती है, आपके लोथल से मिले हुए साक्ष्यों से। ठीक है, ये कहाँ सिद्ध होती है, आपके लोथल से मिले हुए साक्ष्यों से सिद्ध होती है। तो अच्छे से याद रखिएगा आप इसको। इसके बाद है हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। मतलब जैसे आज का हमारा जो समाज है, आज का हमारा समाज अलग अलग वर्गों में विभक्त है। यहाँ व्यवसायी वर्ग हैं, व्यवसायी वर्गों में अलग अलग वर्ग आते हैं। यहाँ पुरोहित वर्ग होता है, यहाँ सैन्य वर्ग होता है, यहाँ कार्मिक वर्ग होता है, कार्मिक वर्गों में अलग अलग वर्ग आ जाते हैं। ठीक है, और हमारे पहले चले जाओ तो हमारा जो समाज था सिर्फ 4 वर्गों में विभक्त था, जो वर्ण व्यवस्था थी। ठीक है, वो कर्म के आधार पर विभक्त होती थी। ठीक है, वही और थोड़ा और पहले चले जाओगे तो वही हमारी वर्ण व्यवस्था जाति के आधार पर विभक्त करती थी हमारे समाज को। जब हेनसांग यहाँ यात्रा में आता है तो हमारे समाज को 7 वर्गों में बांट के जाता है। ठीक है, तो इस चीज को समझना है कि अब हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। तो इसमें क्या आता है आपका, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, सिर्फ 4 वर्गों में विभक्त था। कुछ बौद्धिक कार्य करने वाले लोग होते थे, कुछ साहसिक कार्य करने वाले लोग होते थे, कुछ आपका व्यापारिक कार्य करने वाले लोग होते थे, और बाकी क्या होते थे, श्रमिक होते थे। अब अगला प्रश्न आता है आपका कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। इसका इस पॉइंट का मतलब ये है कि देखो ये चारों नाम, ये तीनों नाम क्या लिए जाते हैं, सामान्य तौर पे बोल दिए जाते हैं, पर इन तीनों में सबसे ज्यादा उपयुक्त कौन सा है ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता सिर्फ इसलिए नहीं बोला जाएगा कि जो हड़प्पा कालीन स्थल हैं, हड़प्पा कालीन स्थल हैं, वो मतलब पूरी सिंधु घाट एक तरीके से जो आपकी ये सभ्यता है उसके जो स्थल हैं वो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं हैं, वो सिर्फ सिंधु नदी के किनारे नहीं है, बहुत सारी नदियों के किनारे वो विस्तृत हैं। तो इस कारण इसको हम अभी के लिए हटा देंगे। दूसरा सिंधु सभ्यता है, वो अगेन वही पॉइंट कि क्या ये सिर्फ सिंधु नदी किनारे है, नहीं। तो फिर यहाँ पे आ जाता है तीसरा हमारा हड़प्पा सभ्यता, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त रहेगा इन तीनों ऑप्शनों में। क्यों, क्योंकि वो पहला स्थल था, उस पहले स्थल के आधार पर हम क्या बोल देते हैं उसको, वो नाम देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। ऑप्शन है आपके, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। उसका बाद दूसरा क्या है आपका, देवी देवताओं की क्या करते हो, पूजा करते थे, देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा, युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग होता था। देखो जो पहला है, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। महलों के साक्ष्य जरूर मिले पर मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, पहला पॉइंट आपका कट जाता है। दूसरा है, वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये पॉइंट बिल्कुल सही है। वो शिवलिंग की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे, वो मातृ देवी की पूजा करते थे। ठीक है, इसके अलावा तीसरा पॉइंट क्या है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, घोड़ों के साक्ष्य मिले हैं पर रथों के साक्ष्य नहीं मिले हैं, वहां पे युद्ध के साक्ष्य नहीं मिले हैं, किसी भी प्रकार के युद्ध के कोई साक्ष्य नहीं मिले। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ दूसरा पॉइंट आपका सही होगा, केवल 2 उत्तर सही हो जाएगा आपका। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी 1921 में हुई थी, दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इसमें कौन सा कथन सही है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, बिल्कुल जानकारी नहीं थी। अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल से चालू होते हैं। गाय उनके लिए पवित्र थी, बिल्कुल नहीं थी। गाय की पूजा वैदिक काल से चालू होती है। गाय को धन के रूप में वैदिक काल से स्वीकार किया जाता है, प्रतिष्ठा और सम्मान का विषय बन जाती है वो। उन्होंने पशु बलि का सम्मान करना आरंभ किया था, बिल्कुल सही पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल सही पॉइंट है। और चौथा ऑप्शन गलत क्यों है कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, नहीं, बिल्कुल उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता बिल्कुल स्थिर थी। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा कि उन्होंने पशु बलि का सम्मान करना आरंभ कर दिया था।
अगला क्वेश्चन है आपका कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति किस प्रकार की थी? तो सही उत्तर क्या है? उचित समतावादी। उचित समतावादी। जैसे बाकी 3 ऑप्शन गलत क्यों, ये देख लेते हैं। क्या दास श्रमिक पे आधारित थी? ऐसा नहीं था। देखो, दास प्रथा के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, ठीक है, बड़े स्तर पर। तो दास श्रमिक आधारित व्यवस्था नहीं थी वो। दूसरा, वर्ण आधारित व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था जो चालू हुई पूरी वैदिक काल से चालू हुई है। इसके अलावा जाति आधारित व्यवस्था थी। जो जाति आधारित व्यवस्था है वो तो गुप्त काल और उसके बाद से देखने को मिलती है, ठीक है। अगला है आपका, तो सही उत्तर क्या होगा? उचित समतावादी। अगला आपका 21वां प्रश्न, सिंह का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? सिंह का नखलिस्तान। नखलिस्तान, नख मतलब क्या होता है? नाखून। नख मतलब क्या होता है? नाखून। नाखूनों वाला स्थान जो होता है सिंह का या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पूरा स्थल को कहा जाता है? तो ऑप्शन जो सही होगा आपका वो क्या है? मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छे से याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? सिंह का नखलिस्तान कहा जाता है। इसके अलावा आपका हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही उत्तर है आपका वो क्या हो जाएगा? त्रिभुजाकार हो जाएगा। अगर आप पूरा मैप उठा करके देखें हड़प्पा सभ्यताओं का, पाकिस्तान में बलूचिस्तान से लेकर के नीचे भारत में महाराष्ट्र, फिर वापस ऊपर चढ़ के जाएंगे आप आलमगीरपुर मेरठ के पास, और वापस ऊपर चढ़ के जाएंगे आप जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन के आएगा आपका लगभग त्रिकोण के आकार का रहेगा, त्रिभुजाकार रहेगा। अब यहां पे आता है मैच द फॉलोइंग्स के बारे में। 23वां प्रश्न हमारा कि यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। दूसरी तरफ ऑप्शन दिए हैं रावी, सिंधु, भोगवा और घग्गर। मतलब इनमें से कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे था, हमको सिंपल सा पॉइंट बताना है अपना, ठीक है। तो जैसे आपका जो हड़प्पा है वो किसके किनारे था, ठीक है। हड़प्पा जो स्थल है आपका वो किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो है वो आपका किसके किनारे था? मोहनजोदड़ो आपका सिंधु नदी के किनारे था। जो लोथल है गुजरात में वो भोगवा नदी के किनारे है, और कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी के किनारे है। मतलब सभी के उत्तर उनके सामने ही दिए हुए हैं, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। इसके अलावा क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहां से मिला है, ठीक है। हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य आपके कहां से मिला है? कालीबंगा से। कहां से मिला है? आपके कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण ये किस स्थान से मिला है हमको? तो ये भी हमको कहां से मिला है? कालीबंगा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ है। तो क्या मिला? जुते हुए खेतों का साक्ष्य कालीबंगा से, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य हमको कहां से मिल गया? कालीबंगा से। इसके बाद है मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? तो मोहनजोदड़ो आपके सिंध में स्थित है। मोहनजोदड़ो आपके सिंध में स्थित है, ठीक है। सिंध नदी के किनारे स्थित है, सिंध प्रांत में स्थित है। पंजाब का जो सिंध प्रांत है वहां सिंध नदी प्रवाहित होती है, वहीं पर ये स्थित है। फिर है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया है? सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार कहां पाया गया है? तो आपके मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ठीक है। वो आपके कहां पाया गया है? मोहनजोदड़ो में पाया गया है। तो ये अभी तक कितने हो गए आपके? 27 प्रश्न हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्नों में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब में, टेलीग्राम में भी आप हमारे चैनल और उससे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमको इंस्टाग्राम में ही फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं। आप सभी के लिए आपको इनसाइट MPPSC टाइप करना है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 28 में कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? मतलब पॉइंट हमारा सिंपल से इतना है कि कौन से देवता का सिंधु घाटी सभ्यता की जो सिंधु घाटी सभ्यता हुई है उसमें क्या किया जाता था? पूजन किया जाता था, चित्रांकन किया जाता था। तो आप बहुत अच्छे इस तरीके से इस चीज को जानते हैं कि उस समय जो पूजा की जाती थी, लिंग की पूजा की जाती थी, शिवलिंग की पूजा की जाती थी। उसमें क्या आते हैं? वो जो शिवलिंग होता है या लिंग होता है किसका प्रतीक होता है? आद्य शिव का प्रतीक होता है। किसका? आद्य शिव का प्रतीक होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र का कोई स्थान नहीं था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? देखो, आपका जो हमने ऊपर एक प्रश्न लगाया था कि पत्तन या बंदरगाह कहाँ है? आपके लोथल में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात में लोथल किसके किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी? भोगवा नदी के किनारे है।
ठीक है, जहाँ से जहाज निर्माण उद्योग का साक्ष्य मिला है और बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। तो ये कहाँ हो गया आपका, गुजरात में लोथल हो गया। इसके बाद है मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम बताओ। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम अगर देखा जाए, वहाँ की जो सिंध की जो लोकल भाषा है उसमें क्या बोला जाता है उसको, उसका क्या अर्थ होता है, तो मृतकों का टीला, माउंट ऑफ डेड। ठीक है, माउंट ऑफ डेड बोला जाता है उसको। इसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है, तो इसमें ऑप्शन क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, हम सामान्य तौर पे क्या बोलते हैं, सिंधु सभ्यता नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, लोथल सभ्यता भी नहीं बोलते, मोहनजोदड़ो सभ्यता भी नहीं बोलते हैं। उसको जो उसका पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा है उसके नाम पे जानेंगे, हड़प्पा स्थल, या फिर उस वो जो स्थल है जिस नदी के किनारे स्थित है उसके नाम पे जानेंगे, तो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित है तो सिंधु घाटी सभ्यता बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद है सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। मतलब यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि मोहरें बनाई जाती थी, सीलें बनाई जाती थी, हमने देखा है कि मुहर या सील जो हमने देखा ऊपर की किससे बनती थी, स्टेटाइट से बनती थी, स्टेटाइट से मुहरें बनाई जाती थी। तो उसमें क्या किया जाता था, एक तरीके से किसी न किसी पशु का वो उसकी चित्रांकन किया जाता था, कुछ ना कुछ उसमें उत्कीर्ण किया जाता था किसी न किसी पशु को। तो सर्वाधिक उत्कीर्ण पशु, सर्वाधिक चित्रांकित पशु कौन है आपका, बैल। ठीक है, इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता किस लिए जानी जाती है। तो सीधी सी बात है, आप इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन आज की तारीख में भी विश्व प्रसिद्ध है। वो अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। वो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के लिए नहीं, उद्योग के लिए नहीं, कृषि कार्यों के लिए नहीं, नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। उस काल के नगर नियोजन को भी आज की तारीख में हम प्रासंगिक मानते हैं। और आपका जो आज का तारीख में स्मार्ट सिटी मिशन चलता है, कहीं ना कहीं आप उसको उस समय के नगर नियोजन से कोरिलेट कर सकते हैं। बस आज की समय में बस इतना अंतर आएगा कि टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है तो ज़्यादा एडवांस शहर दिखेंगे, उस समय की तकनीक के हिसाब से बढ़ जाएंगे तो उस समय की तकनीक, उपलब्ध तकनीक के हिसाब से हड़प्पा या सिंधु घाटी के जो शहर थे बहुत ज़्यादा एडवांस थे। ठीक है, इसके बाद है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो यहाँ तो आपको पता है हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो जो है वो भी पाकिस्तान में है, सिंध प्रांत में। यहाँ पे एकमात्र जो स्थल है भारत में ऑप्शन में जो दिया हुआ उसमें से कौन सा है, लोथल, वो कहाँ है आपके, गुजरात में। इसके बाद है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। ये एक अच्छा प्रश्न है, आपको याद रखना चाहिए इसको, कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। अब देखो, इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्यों नहीं होना, देखो यहाँ पे जो उत्खनन कार्य होता है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो जब 1921-22 में ट्रेन की पटरियां बिछानी थी अंग्रेज सरकार को अपने स्वहित की पूर्ति के लिए, ठीक है, अपने हितों की पूर्ति के लिए, तब उनने उत्खनन कार्य किया तात्कालीन भारत, तात्कालीन एक तरीके से अविभाजित भारत में, कि भाई तब तो पाकिस्तान जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, तो तात्कालीन अविभाजित भारत में उन्होंने उत्खनन कार्य चालू किया। तो उस समय जब 1921 में उन्होंने उत्खनन कार्य चालू किया तो सबसे पहला स्थल जो खोदा गया वो क्या था, हड़प्पा था। तो यहाँ पे आपको दिया कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर क्या हो गया, हड़प्पा हो गया। यहाँ पे 1921 में ही जो भारत था उसकी बात की जा रही है। ठीक है, बाद में विभाजन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको अगर पूछा जाएगा विभाजन के बाद का वो क्या है तो उसका उत्तर अलग हो जाएगा। इसके बाद है भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो आपके हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। कपास के भी प्राचीनतम साक्ष्य विश्व में कहाँ मिलेंगे आपको, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता में। और चांदी के भी प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलेंगे आपको, हड़प्पा संस्कृति से। इसके बाद है सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। अच्छे से याद रखिएगा, क्या पूछा जा रहा है, असत्य है। ठीक है, तो क्या असत्य है भाई, तो लोहे से परिचित थे, ये लोग लोहे से परिचित थे। जस्ट अभी हमने ऊपर पिछले पेज में डिस्कस किया था कि ये लोग लोहे से अपरिचित थे। हमने क्या डिस्कस किया, इतिहास का काल विभाजन किया। सबसे पहले हमने देखा प्रागैतिहासिक काल देखा। प्रागैतिहासिक काल पूरा क्या है, पाषाण काल है, जिसमें आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल आता है। उसके बाद आपका आता है कांस्ययुगीन सभ्यता। कांस्ययुगीन सभ्यता का जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो क्या है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किससे परिचित थे, कांसे से परिचित थे, ना कि लोहे से। लोहे से परिचित होने वाली पहली सभ्यता कौन सी है, वैदिक कालीन सभ्यता।
ठीक है, तो ये क्या हो गया, लोहे से परिचित थी, ये क्या हो गया, गलत हो गया। बाकी नगरों में नालियां सुदृढ़ थी, नगर नियोजन के लिए वो जाना ही जाता है। व्यापार वाणिज्य उनका था ही, व्यापार वाणिज्य उनका आंतरिक और बाह्य दोनों था। ठीक है, इसके अलावा मातृ देवी की उपासना की जाती थी, हाँ बिल्कुल की जाती थी मातृ देवी की उपासना, शिवलिंग की उपासना। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सुमेलित कीजिए। सुमेलित कीजिए में क्या है, यहाँ पे सूची 1 सूची 2 में कुछ चीजें दी हुई हैं। तो सिंधु सभ्यता, आपके ये क्या पूछा जा रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का एक्सटेंशन पूछा जा रहा है। ठीक है, कि सबसे उत्तरी सीमा कौन सी है, दक्षिणी सीमा कौन सी है, पूर्वी सीमा कौन सी है, पश्चिमी सीमा कौन सी है। तो देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हुआ, ये उत्तर दिशा हो गई, ये आपकी दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे उत्तरी क्षेत्र वो है, एक तरीके सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, वो क्या है, मांडा। अच्छे से याद रखिएगा, क्या है, मांडा। ये दिया है मांडा आपका पहले ऑप्शन में। दूसरा जो सबसे दक्षिणी हो जाएगा, सबसे उत्तरी तो क्या होगा, मांडा जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणी क्या है आपका, यहाँ पे जो दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है, दैमाबाद। सबसे दक्षिणी क्या हो जाएगा, दैमाबाद, जो कहाँ है आपके, औरंगाबाद जिले में, महाराष्ट्र में। ठीक है, इसके बाद ये पूर्वी आता है। पूर्वी जो सबसे स्थल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है आपके, मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, और यहाँ पे जो सबसे पश्चिमी स्थल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुख्ता गंडोर। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित सुख्ता गंडोर। तो क्या हो गया आपका, सबसे उत्तरी मांडा हो गया, दक्षिणी दीमाबाद, और पूर्वी आपका आलमगीरपुर, पश्चिमी आपका सुख्ता गंडोर। ठीक है, अच्छे से याद रखना है आपको। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। फिर है मांडा किस नदी के किनारे स्थित है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया सबसे उत्तरी स्थल है। तो मांडा आपका चेनाब नदी के किनारे स्थित है। ये वही चेनाब नदी है जिस पर अभी दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज बनाया जा रहा है। ठीक है, रेल ब्रिज। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्तर रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, तो वो किस नदी के किनारे, पंजाब में एक ही नदी बहती है प्रमुख, वो क्या है आपकी, सतलज। ठीक है, इसके बाद है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहां से चलता है। हड़प्पा में जो एक उन्नत जल व्यवस्था थी, उन्नत जल व्यवस्था प्रणाली मतलब कि पानी से एक तरीके से एक नालियों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। उस समय, आज जो हम पाइप प्रयोग करते हैं उस समय नालियों का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, तो नालियों के माध्यम से स्वच्छ जल का क्या किया जा रहा है, एक तरीके से सप्लाई किया जा रहा है। तो ये वाली जो पूरी व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं हमको, वो कहाँ से मिलते हैं, आपके धौलावीरा से मिलते हैं, धौलावीरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था। अब हड़प्पा से मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य मिले हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, क्ले पॉट्स। तो ये इसमें जो रंग प्रयोग किया जाता था उनकी रंगाई के लिए, वो कौन सा रंग होता था, लाल रंग होता था। तो इसको क्या बोला जाता है, सामान्य उसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड अर्थन पॉट्स। रेड अर्थन पॉट्स बोला जाता था, मतलब मिट्टी के जो बर्तन लाल रंग में रखे जाते थे। इसके बाद है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। सिंधु सभ्यता को हम किस युग में वो करते हैं, रखते हैं। तो ये युग मतलब अब जो इतिहास का कालखंड का विभाजन किया जाता है उसकी बात की जा रही है। इतिहास के कालखंड के विभाजन की बात की जा रही है। इतिहास के कालखंड को अगर आप विभाजित करेंगे तो सबसे पहले क्या आता है आपका, प्रागैतिहासिक काल आता है। फिर क्या आता है आपका, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है। ठीक है, फिर कौन सा आता है आपका, आद्य ऐतिहासिक काल आता है। फिर क्या आता है आपका, उत्तर प्रागैतिहासिक काल मतलब पोस्ट हिस्टोरिक पीरियड आता है। और फिर क्या आता है आपका, हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, प्रागैतिहासिक काल। फिर क्या हो गया आपका, आद्य ऐतिहासिक काल। फिर क्या हो गया, उत्तर प्रागैतिहासिक काल। फिर क्या हो गया, ऐतिहासिक काल। इनमें से चारों में जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता फिट होती है वो क्या है आपका, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, आद्य ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले हैं। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा स्थल है जहां से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में क्या होता था, कुआं होता था। तो उसके साक्ष्य कहां से मिले आपको, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, सही ऑप्शन क्या है आपका, डी। इसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन भारतीयों का योगदान जुड़ा हुआ, जिनका नाम जुड़ा हुआ जिन दो भारतीयों का, वो कौन है।
ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में जो सबसे बड़ा योगदान दिया गया, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज में आपका दयाराम साहनी जी का द्वारा, और मोहनजोदड़ो हड़प्पा स्थल की खोज में राखालदास बनर्जी जी द्वारा जो योगदान दिया गया वो अतुलनीय है। ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या है आपका? दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। इसके बाद है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। ये कहाँ है आपके? तो रंगपुर सौराष्ट्र गुजरात में है। उत्तरी गुजरात का जो भाग है, गुजरात का जो उत्तरी भाग है वो सौराष्ट्र कहलाता है। और वहीं पे क्या थी आपकी? रंगपुर सभ्यता विकसित हुई थी। रंगपुर सभ्यता विकसित हुई थी जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के समकालीन थी, पर बहुत छोटी सभ्यता थी। इसके बाद है हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो में जो पुरातात्विक खुदाई चल रही थी, वो खुदाई कर कौन रहे थे? राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी। पर इनका इंचार्ज कोई और था, वो कोई अंग्रेज था। वो कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है। इसके बाद आता है आपका निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। देखो एक प्रश्न हमने लगाया पहले कि सिंधु घाटी सभ्यता से मिली सीलों में सबसे ज्यादा कौन से पशु का चित्रांकन किया गया? वो कौन था आपका? बैल था। और इसी बैल वाली सीलों, बैल वाली मोहरों के आधार पर हमने एक अनुमान लगाया, क्योंकि ये बैल वाली सीलें यहाँ से भी मिली हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिली हैं और मेसोपोटामिया से भी मिली हैं। तो इसके आधार पर हमने एक अनुमान लगाया। वो अनुमान क्या लगाया हमने? वो क्या चीज़ हमने वहाँ पे एक तरीके से समझी कि मेसोपोटामियन और सिंधु घाटी सभ्यता क्या रही होंगी? समकालीन रही होंगी, उनके मध्य एक व्यापारिक संबंध रहा होगा। उस चीज़ को हमने समझा। तो वो कौन सा पशु था आपका? बैल था। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या आत्मा और ब्रह्मा में विश्वास करते थे? बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे। आत्मा और ब्रह्मा का कॉन्सेप्ट वैदिक काल से निकल के आता है कि आत्मा अमर है, अजर है, अनश्वर है। ठीक है। इसके अलावा यज्ञ प्रणाली, अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, प्रजापति यज्ञ, ये सभी आपके वैदिक काल में विकसित होते हैं। कर्मकांड भी आपके वैदिक काल से चालू होता है कि अनुष्ठान करना है, यज्ञ करना है, तंत्र मंत्र करना है। ठीक है। लेकिन मात्र शक्ति की पूजा, प्रकृति की पूजा आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से ही चली आ रही है, जो हम आज भी कर रहे हैं। ठीक है। तो सही ऑप्शन उत्तर क्या है आपका? 49वें का, मात्र शक्ति की पूजा करना। इसके बाद है आपका 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इनमें से कौन सा स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था की बात की जा रही है। ठीक है। तो कौन सा स्थल आपका समुद्र तट में स्थित नहीं था? तो ऑप्शन है आपके यहाँ पे सुरकोटदा, लोथल, बालाकोट। सुरकोटदा अगर आप जाओगे तो सुरकोटदा कहाँ है आपके? बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान जो है वो ईरान से लगता है, और ईरान और बलूचिस्तान पूरा समुद्र से लगते हैं। तो पहला तो हट गया आपका। दूसरा क्या है? लोथल। लोथल तो पूरा समुद्र से ही लगा हुआ है, भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात वाला जो समुद्र का एरिया है वहां से अरब सागर से वो जुड़ता है। इसके बाद आपका क्या है? बालाकोट। बालाकोट भी आपका समुद्र से लगा हुआ है। चौथा ऑप्शन क्या है? कोट दीजी। कोट दीजी कहीं किसी समुद्र से नहीं लगता है। कोट दीजी कहीं किसी समुद्र से नहीं लगता है। ये एकदम कहाँ है आपके? पाकिस्तान में स्थित है। फिर है अगला प्रश्न आपका कि सही उत्तर क्या हो गया आपका? इसका कोट दीजी हो गया। ठीक है। सही उत्तर क्या हो गया? कोट दीजी। फिर है आपका कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो यहाँ पे क्या है? सबसे बड़ी इमारत विशाल स्नानागार है। और दूसरी सबसे बड़ी इमारत क्या मानी जाती है? भंडारकर है, अन्नागार। ठीक है। फिर है आपका हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? घरों का विन्यास मतलब घरों के अरेंजमेंट के लिए तो ग्रिड पद्धति को अपनाया गया था। ग्रिड पद्धति क्या होती है? जैसे ऐसे बनाया, फिर ये बनाया, ठीक है, ये बनाया, ये ग्रिड पद्धति कहलाती है। इस पद्धति के आधार पर क्या किया गया था? उस पर काम किया गया था। इसके बाद आता है 53rd प्रश्न कि सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है? आपको सुमेलित करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है? प्राचीन स्थल और पुरातात्विक अवशेष कहाँ से क्या मिला है हमको ये बताना है। जैसे लोथल है तो लोथल से आप बहुत अच्छे तरीके से जाते हैं कि वहां से क्या मिला हमको? डॉकयार्ड मिला है। लोथल से हमको क्या मिला है? डॉकयार्ड मिला है। लोथल से हमको क्या मिला है? पत्तन मिला है, बंदरगाह मिला है, जहाज निर्माण उद्योग के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। तो एक का क्या हो गया आपका? 2 हो गया। डॉकयार्ड को हिंदी में क्या बोलते हैं? गोदीबाड़ा बोलते हैं। इसके अलावा कालीबंगन। कालीबंगन के बारे में हमने पहले देख लिया है कि यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इस तो ये क्या हो गया, बी का आपका 1 हो गया। इसके अलावा क्या है, धौलावीरा। धौलावीरा में हमने देखा हुआ है कि हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 सिक्कों का यहाँ पे क्या मिला है, एक शिलालेख मिला है। ठीक है, तो सी का क्या हो गया आपका 4 हो गया। और चौथा है आपका बनवाली, राजस्थान में। तो बनवाली से आपको क्या मिला है, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति मिली। इसको अच्छे से याद रखिएगा, बनवाली से क्या मिला है आपको, हल के साक्ष्य मिले हैं, जो किससे बना हुआ था, मिट्टी का बना हुआ था। तो ये इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 53rd का। तो ये आपका आज का इस लेक्चर का था, जिसमें हमने आपका हिस्ट्री का जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न थे उनको डिस्कस किया। इस पीडीएफ को जो आगे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इस लेक्चर को ही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमको हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। तो अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।